हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, यानी इसने हिस्ट्री में से कौन कौन सी चीज़ें ली वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में आज़ादी होने से पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी साल तक शासन किया, तो उनको भारत में अपना शासन चलाने के लिए उन्होंने यहाँ का एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने समय समय पर बहुत सारे एक्ट पास करके यहाँ पे उस प्रशासन चलाया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक नया सिस्टम अडॉप्ट करने की बजाय ये चुना कि क्यों ना हम इसी सिस्टम में ब्रिटिशर्स के चलाए हुए सिस्टम में ही कुछ पार्ट अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर ले और उसको भारत में लेकर आएँ, ताकि हमारे भारत को आगे कोई मुश्किल ना आए। और इससे अलावा इसके पार्ट्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए तो जहाँ पे फ्री डेमोक्रेसी सर्व हो जाए, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र बना रहे। तो अगर हम पढ़ें कि हमें क्यों इतने पुराने एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है इसको संविधान को समझने के लिए, पहले तो सबसे पहले जो ये एक्ट्स हैं ये हमारे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने जो पहले भी पढ़ा था कि भारत के सेलिएंट फीचर के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर में लिखा गया है कि भारत फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि यहाँ पे यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कुछ कंडीशंस में। तो ये हमारा सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन करता है, हम देखेंगे कि हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे लिया है। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि दूसरा कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से कैसे रूल ऑफ लॉ का जन्म हुआ, यानी कि यहाँ पे कानून सर्वोत्तम है और कैसे भारत में संविधानीकरण होगा, ये सब इस यहाँ से शुरू हुआ। और जो गवर्नमेंट है उसने हमें ये बताया कि गवर्नमेंट हमेशा एक रिटन बुक्स ऑफ रूल के में चलनी चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास रूल्स लिखित रूप में होंगे तो उस रूल्स के अंदर ही सब काम करेंगे, कोई उससे बाहर काम नहीं करेगी गवर्नमेंट मशीनरी, जिससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिविल सर्विस सिस्टम, ये सब कुछ हमारा कैसे उसकी रूट्स जो जड़ें हैं वो इस एक्ट्स में हैं, यानी कि इन एक्ट्स में ये इंस्टीट्यूशन की अस्तित्व में आए वो हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें इन एक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्यों भारत संविधानकर्ता निर्माताओं ने ब्रिटिश टाइम के सिस्टम को ही अडॉप्ट किया जबकि एंशिएंट और मिडिएवल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम इसी सिस्टम में थे, हमारे वहाँ के संविधान निर्माता उसी सिस्टम में काम कर रहे थे। और इस सिस्टम ने क्या किया था, इस सिस्टम की एक खूबी थी कि इसने पूरे भारत को एक कानून के अंदर यूनिफाई कर दिया था, यानी कि पूरे भारतवासियों पे एक ही कानून लागू था, कानून उसको अलग दृष्टि से नहीं देख रहा था। तो इसीलिए ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ईज़िली अडेप्टेबल था, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा था। तो इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश टाइम के सिस्टम को चुना, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिशर से पहले यहाँ पे बहुत सारे किंगडम थे अलग अलग, जिनके अपने अपने रूल्स थे, यानी कि मुग़ल, मराठा और कई बहुत थे, तो उनके अलग अलग सिस्टम चल रहा था, उनके अपने अपने कानून थे, अपने अपने रूल्स थे। तो इसीलिए क्या किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन सभी छोटे छोटे रीजन को इकट्ठा करके एक सिंगल नेटवर्क में डाल दिया, यानी कि क्या, यहाँ पे सिंगल लॉ होगा, सभी पे एक ही कानून लागू होगा। तो वो सब कुछ क्या था, इसीलिए हमारे लिए ब्रिटिश टाइम का सिस्टम ईज़िली अडेप्टेबल था। और फिर क्या ये था कि हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो लोग थे, अब वो वेस्टर्न एजुकेशन के प्रभाव में थे, कहीं ना कहीं वो किंगडम के रूल्स में नहीं, जो किंगडम के समय जो हमारे राजे महाराजाओं के समय रूल्स थे उनको वो नहीं लागू करना चाहते थे, क्योंकि क्या था, उसके लिए हमें क्या था, हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी जो लिखा हुआ हो, ठीक है ना, और जो मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट को चुने, यानी कि ऐसी नहीं कि जिसमें काबिलियत हो वो ही सरकार को चलाए, वो ही सरकार के अधिकारी आए, ना कि कोई भी आ जाए। तो इसी कारण ये सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था।
और फिर तीसरे नंबर पे ये हम कह सकते हैं कि उस टाइम हमारे क्या था, उस टाइम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारा भारत बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। जैसे कि यहाँ पे पार्टीशन हो रही थी, अलग पॉवर्टी, एक एक्सट्रीम टाइप की पॉवर्टी थी, और एक प्रिंसली स्टेट्स का अलग इशू था कि वो स्टेट्स कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए इसको, इस सिस्टम को, जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, अगर उसी सिस्टम को हम चलाएंगे तो वो हमारे लिए ईजियर टू यूज़ है। तो हमने इसमें मॉडिफिकेशन करके इसी सिस्टम को कोशिश की कि इस सिस्टम को मैक्सिमम से मैक्सिमम अडॉप्ट किया जाए। अगर हम अब बात करें कि भारत में कि ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत में अपना प्रशासन चलाया, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी रूल, जो कि 1773 और 1858 तक था, 1773 से 1858 तक था। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्राउन रूल जो कि यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल, वो था 1858 से लेकर 1947 तक। हम पढ़ते हैं कि कंपनी रूल में क्या था, कौन कौन से एक्ट पास हुए। कंपनी रूल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल था, तो जो इसका समय है वो है 1773 से लेकर 1858 तक। तब तक हमारे भारत में कंपनी का रूल चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग कानून पास किए इस कंपनी के रूल को चलाने के लिए। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इन कानूनों को लेके आने के लिए, उन एक्ट्स को लेके आने के लिए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहती थी। अब हम सोचेंगे कि वो उसको क्यों कंट्रोल करना चाहेगी, वो तो अच्छे से काम कर रही है, वो तो यहाँ पे भारत में अपना क्षेत्र बढ़ा रही है, अपनी टेरिटरी बढ़ा रही है, तो उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे क्या खतरा। तो रीज़न ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो उसको खतरा हो गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, वो प्राइवेट ट्रेड में जाके, लेकिन अपनी निजी व्यवसाय करके वो बहुत सारा धन लेकर आ रहे थे ब्रिटेन में। तो अगर वो उस धन से क्या कर रहे थे, इतनी ज़्यादा धन से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीटें खरीदने लगे थे। तो उनको डर था कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं ये कॉरपोरेट हमें टेक ओवर ना कर ले, कहीं हम पे हावी ना हो जाए। तो उनको ये डर था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत समझी। उसका दूसरा बड़ा कारण था कि जो ये इसके अधिकारी थे वो तो अपनी निजी संपत्ति बना रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी जिसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी भारत में। तो उनके पास क्या हो गया था, कैश की शॉर्टेज आ रही थी, जिसके कारण उनके बैंकरप्सी होने का खतरा बढ़ रहा था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें बड़े जाने माने लोगों के, जैसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के, अलग अलग लोगों के, बहुत ही अमीर लोगों के शेयर लगे हुए थे। तो अगर ये कंपनी फेल हो जाती तो उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए इसको वो कंट्रोल करना चाहते थे। और आगे है कि इसमें जो आर्मी थी वो मर्सिनरी आर्मी थी। जो मर्सिनरी आर्मी होती है वो होती है जो किसी भी, अगर उनको हम पैसा देंगे तो वो किसी के लिए भी लड़ जाएंगे, उसको सेव करने के लिए वो लड़ाई कर लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये खतरा था कि अगर इन्होंने पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों से लड़ाई शुरू करनी तो उनको क्या होगा, अगर वो कल को हारने लगेंगे तो ब्रिटिश मिलिट्री को खुद अंदर जाना पड़ेगा उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो ये नहीं चाहते थे, इसीलिए वो इसको कंट्रोल करना चाहते थे। एक और कारण ये है कि इसमें ब्रिटिश मर्चेंट से, जो ब्रिटिशर के वहाँ पे व्यापारी वर्ग था, वो देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपनी निजी संपत्ति बहुत बना रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज़ किया कि आप इसको कंट्रोल करें, क्योंकि हम भी वहाँ पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझा कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कानूनों को लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेकर आए वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, जो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। अब इससे सिर्फ उसकी डेजिग्नेशन को नहीं फ़र्क पड़ा कि उसको पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन इसने क्या किया, इस एक्ट ने उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स की रखी, यानी कि 4 मेंबर उसकी सहायता के लिए होंगे। तो इसका मतलब ये था कि अब वो कोई भी डिसीज़न होगा वो अकेले नहीं ले सकता था, इन सब 4 मेंबरों की और उसकी खुद की मेजॉरिटी होगी तभी वो कोई डिसीज़न इम्प्लीमेंट होगा, जिससे क्या हो गया, गवर्नर जनरल के पास को ऊपर कंट्रोल होने लग
लग गया। और ये जो 4 मेंबर थे ये ब्रिटिश को पार्लियामेंट ने नॉमिनेट करती थी, ये सब उनकी अप्रूवल से होने लग गया। तो इसीलिए इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ऑफिशियल थे वो कंट्रोल करने लग गए। अभी और एक दूसरा और आगे क्या था, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे पहले क्या थे, इस एक्ट से पहले वो खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते थे। अगर उन्होंने किसी के साथ युद्ध लड़ना था या फिर कोई और डिसीजन लेना था तो वो अपनी इच्छा से ले सकते थे, लेकिन अब उनको क्या था, गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ रही थी। तो उनको सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल के गवर्नर से। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, यानी कि उनकी पावर्स को कम करके एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना आसान हो गया। और इसने क्या किया, इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का क्या मकसद था कि जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, अगर कोई करप्ट करेगा, कोई करप्शन करेगा, या फिर अगर उन्होंने कोई अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंस की, कुछ भी किया, तो उनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो उनको उनके ऊपर केस कर सकते हैं, उनको सज़ा दे सकते हैं। तो इससे उनके ऊपर एक कंट्रोल रहेगा। अब आगे और क्या था, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, वो प्राइवेट ट्रेड में अपना काम इंगेज नहीं हो सकते थे, यानी कि वो कंपनी की तरफ से ही ट्रेड कर सकते थे, अपना कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, जिससे उनकी संपत्ति पे कंट्रोल हुआ। और एक और क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो उनको क्या करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में उनको रिपोर्ट करनी होती थी, जिससे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसका मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, यानी कि हम आज अगर हम ये देखें कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हमारे आज के मॉडर्न टाइम में क्या रेलेवेंस है, तो इसका हम देखेंगे कि इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये अगर हम देखें तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, यानी कि ये पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। यानी कि जब जैसे देखा हमने कि मद्रास और बॉम्बे के जो प्रांत थे उनके गवर्नर को भी उसको सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल के गवर्नर से, यानी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। एक सेंटर से डायरेक्शन मिलेंगी तभी वो काम कर सकते हैं। उनको इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंट पावर को थोड़ा सा कम कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया सिस्टम को। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का। वो अब अपनी तरफ से कोई भी युद्ध नहीं डिक्लेयर कर सकते थे। उनको पता था कि ऊपर कोई रेगुलेट कर रहा है, उनको एक ओवरसाइट कर रहा है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी बंगाल के गवर्नर से। अब देखेंगे और आगे क्या है कि इसने हमें क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, यानी कि हमें एक कानून का रूल बताया, कि उसका कंसेप्ट लेकर आए कि हाँ एक कानून होगा जिसके अंतर्गत ही सारा सिस्टम चलेगा, कि हमें एक रिटन लॉ होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी कंट्री गवर्न करेगी। जो कि सिस्टम अब हमारा जैसे कि अब हमारा देश है, वो हमारे देश एक संविधान से ऊपर नहीं है। हमारा देश संविधान के अंदर बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत काम करता है। तो वैसे ही ये वहाँ से इसका कंसेप्ट शुरू हुआ कि अगर कुछ लिखा होगा, कुछ लिखित रूप में कानून बनेंगे तो उससे ही कंट्री गवर्न होगी। और फिर है कि कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी which directly evolved over 2 centuries into our modern parliamentary cabinet system, यानी कि एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने अभी देखा कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाएगी जिसमें 4 मेंबर बनाएंगे, तो कोई भी डिसीज़न था उनकी मेजॉरिटी से लिया जाता था, यानी कि वो अपने डिसीज़न को मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिसीज़न लेना है, कौन सा नहीं। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जो जैसे कि अब हमारा पार्लियामेंट्री कैबिनेट सिस्टम है, इसी में भी क्या है, पीएम की एक कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, और कोई भी डिसीज़न होता है तो उनकी मीटिंग्स में डिसाइड करके लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लेकर चलता है। अगर हम देखें कि ये एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग एन अकाउंटेबल प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जैसे कि उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को प्राइवेट ट्रेड करने से रोका, उन पे बैन लगा दिया।
तो जिससे क्या था, वो अभी ब्राइबरी और ये जो करप्शन वगैरह है वो उसके चक्कर में ना रह के वो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे। उनका ध्यान उस पे होना चाहिए कि इसको कैसे चलाना है गवर्नमेंट को, ना कि पूरा अपने निजी काम के लिए उसको यूज़ करे। तो एक तरह ये अकाउंटेबल और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत थी। अब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट तो बन गया, लेकिन इसमें क्या था, अभी आगे कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए हमारे पास आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। पिट्स इंडिया एक्ट को तो इसको लेकर आने का क्या कारण था कि जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में फेलर रह चुके थे, लूप होल्स सामने आ रहे थे, उनको फिक्स करने के लिए ये एक्ट आया। और इस एक्ट ने क्या किया, मेन इस एक्ट ने हमें डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया। तो जो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, वो उसको इंट्रोड्यूस किया डुअल गवर्नमेंट को, तो इसलिए इसको डुअल गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन कौन से लूप होल्स थे जिसके कारण ये एक्ट आया। तो सबसे पहला था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो क्या कर रही थी, गवर्नर जनरल को आउट वोट कर रही थी, यानी कि उन डिसीज़न मेजोरिटी से लिया जाता था। तो क्या कर रही थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोई भी डिसीज़न इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, कोई डिसीज़न नहीं ले जा रहे थे, स्लो प्रोसेस थी। तो जिसके कारण सिस्टम चलाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट ने उसकी कमी को दूर करने की कोशिश की। आगे था, जैसे कि हमने देखा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया था और गवर्नर जनरल था। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी पावर्स के ऊपर फाइट कर रहे थे कि किसके ज़्यादा पावर है, किसकी ज़्यादा पावर है। तो इसके ऊपर फाइटिंग चल रही थी, तो इसको भी सही करना था। आगे है कंपनी हैवली करप्ट। जो कंपनी थी वो फिर से वो अभी भी करप्ट हुई जा रही थी कंपनी, और वो बड़ी बड़ी युद्ध लड़ रही थी उस टाइम, एक्सपेंसिव वार में जा रही थी, जिसके कारण बैंक्रप्सी का खतरा बढ़ रहा था। जो हमने पहले पढ़ा कि लाइट क्लास को इससे डर लगने लग गया था कि अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो हम क्या करेंगे। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट उसको दूर करने के लिए लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसने सबसे पहले क्या किया, डुअल कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। डुअल कंट्रोल सिस्टम यानी कि क्या, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको क्या दे दिया गया कि आपको कमर्शियल ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि आपको जो सारी कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि व्यापार करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, उस सबको कंट्रोल करना है। लेकिन जो दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको दे दिया हाई पावर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो क्या करेगी, उसको पूरी अथॉरिटी है कि वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को सुपरवाइज़ करे, उसको डायरेक्ट करे और उसको कंट्रोल कर दे। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा अधिकार दे दिया और कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा कि आप कमर्शियल ऑपरेशन हैंडल कीजिए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सारा कुछ सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को वो देखेगा, आप सिर्फ कमर्शियल ऑपरेशन को ही देखिए। तो इसके बाद क्या हुआ, इस सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये लैंड थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्योर कर रही थी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़के, तो उसको वाज ऑफिशियली लेबल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यानी कि वो सब पे क्या है, वो ब्रिटिश पोजेशन है, वो कंपनी का पोजेशन नहीं है, वो ब्रिटिश का पोजेशन है, यानी कि एक देश का पोजेशन है, एक प्राइवेट कंपनी की जगह। और इसने क्या किया, इस एक्ट ने, इसने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबरों की, इसको 3 कर दिया। इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल का ऑफिस स्टेबल हो गया, अब डिसीजंस आसान हो गए लेने, क्योंकि पहले डिसीजन लेने में देरी हो रही थी। अगर हम इसमें देखें कि इसका मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, तो इसका मॉडर्न रेलेवेंस क्या है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट मशीनरी आर्मी है उसकी पावर्स को ख़त्म कर दिया। अब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नहीं लड़ सकते, उनके ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो उनके जो मिलिट्री अफेयर्स को डायरेक्ट करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, यानी उनको देखेगा भी हाँ कब क्या करना है क्या नहीं, वो सारे उसके एक्शन को कंट्रोल करेगा। तो उनको जैसे कि अब तो हमारे यहाँ पे भी अब सिस्टम क्या चलता है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं हर रोज़ हर बार, तो वह डायरेक्टली रिपोर्ट करती हैं, जिससे क्या है हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, जो कि ज़रूरी भी है कि स्टेट का अगर वो हम पर हावी हो जाएंगे तो हमारी
गवर्नमेंट पर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, तो हमारे ये देश के लिए एक खतरा, देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। तो द स्वॉट मस्ट बी कंट्रोल बाय स्टेट, यानी कि जो आर्मी है उसको स्टेट के द्वारा कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसमें क्या है, आगे क्या है, इंडिया का पहला इंट्रोडक्शन हुई फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी और उसकी अलग अलग पावर्स को दिखा दिया कि आपकी पावर्स क्या है, आपने कमर्शियल ऑपरेशन हैंडल करना है, आपने ये हैंडल करना है। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, यानी कि हाँ पावर किसकी पावर क्या क्या है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। जैसे कि हम अब हमारे टाइम में आजकल क्या है, लेजिस्लेटर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, उनकी सबकी अलग अलग पावर है। कोई किसी की पावर किसी से ज़्यादा कम नहीं, लेकिन अलग अलग पावर है। सबको डिफाइन है कि हमारी क्या शक्ति है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी इंस्टीट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ। आगे क्या है, मेजर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स आवर मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम। तो हमारा मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम यही है कि हमारा यहाँ पे एक कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। तो सीनियर मिनिस्टर का एक कम्पैक्ट ग्रुप होता है जिससे कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। तो ये उसकी तरफ एक स्टेपिंग स्टोन था। लेड द फाउंडेशनल लीगल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। जैसे कि अब इस एक्ट में क्या था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी एरिया को कॉन्क्योर करेगी लड़ाई से, तो वो उसको क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश पोजेशन कहा जाएगा, यानी कि एक नेशनल का एसेट है, ना कि किसी का प्राइवेट कंपनी का। तो ये क्या है कि नेशनल सॉवरेनिटी है, यानी कि वो हमारे देश की संपत्ति है, देश के द्वारा कॉन्क्योर किया हुआ एरिया है। तो कल उस पर सबसे सुप्रीम अधिकार हमारे देश का है, देशवासियों का है। तो ये इसका मॉडर्न रेफरेंस है। आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। तो इसने क्या किया, अब हम देखते हैं कि एक्ट आया क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसकी स्ट्रिक्ट मोनोपोली थी इंडिया में, यानी कि वो अकेली इंडिया में वही ट्रेड कर सकती थी, कोई ब्रिटिशर्स आके या कोई ट्रेड नहीं कर सकता था, उसकी मोनोपोली थी। तो क्या हुआ, 1813 के समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही थी। वहाँ पे रेवोल्यूशन, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही थी, बड़े बड़े उद्योग सेटअप हो रहे थे। तो उनकी उस मशीनों से बने सामान के लिए एक मार्केट चाहिए थी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडिया को एक ह्यूज मार्केट के रूप में देख रहे थे, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो प्रेशराइज कर रहे थे कि जो ये मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, ताकि वो आके अपना काम, अपना सामान बेच सके, इंडिया में एक मार्केट का फ़ायदा उठा सके, और वो भी एक अमीर बन सके। तो इसीलिए ये चार्टर एक्ट से कुछ चेंजेस हुए। और एक और कारण ये था कि जो इस एक्ट से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में एंटर करने के लिए बैन किया हुआ था। जो ये क्रिश्चियन मिशनरी क्या काम करती थी, ये अपने क्रिश्चियन जो धर्म था उसको प्रचार करती थी, उसका लोगों में प्रचार कर रही थी। तो उनको ये डर था कि अगर ये मशीनरीज इंडिया में आएंगी तो ये क्या करेंगी, ये अपने धर्म का प्रचार करेंगी, जिससे इंडिया के नागरिकों, इंडिया के लोगों को एक अपने धर्म के लिए गुस्सा पैदा होगा, उनको अपने धर्म की रक्षा के लिए गुस्सा कि कोई बाहर के धर्म के लोग आके हमारे यहाँ पे एक प्रमोट कर रहे हैं, तो उनमें एक गुस्सा होने की संभावना है। तो उनको ये डर था, तो इसीलिए उन्होंने अभी तक उनको बैन किया हुआ था। लेकिन जो ये ग्रुप्स थे, ये मिशनरीज थी, ये चाहती थी कि वो इंडिया में आए और प्रचार करे। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज़ किया, उनके विरुद्ध सरकार को प्रेशराइज़ किया कि हमें एंटर करने दिया जाए। एक और कारण ये था कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये पूरे विश्व में ये सिग्नल देना चाहती थी कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो अकेला अपने एक फ़ायदे के लिए नहीं आया, वो अपने एक मॉनेटरी फ़ायदे के लिए नहीं आया, उसका कुछ मॉरल पर्पस भी है, उसका एक नैतिक पर्पस भी है। वो इंडिया के लोगों में कुछ इंडिया की
सिविलाइजेशन में या फिर इंडिया की सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, तो ये अपने आप को दिखाना चाहते थे पूरे विश्व को। तो इस एक्ट ने क्या क्या चेंजेस किए? एक तो इस एक्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली थी उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। उसकी अब मोनोपली किस में रह गई? उसकी मोनोपली चाय में रह गई और एक चाइना के साथ बिजनेस में रह गई। उसकी मोनोपली बाकी में ख़त्म कर दी गई। इससे क्या हुआ, कोई भी जो ब्रिटिश मर्चेंट है, भारतीय ब्रिटिश व्यापारी है, अब इंडिया के साथ व्यापार कर सकता था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली टूट गई इस एक्ट के कारण। दूसरा क्या था, जो मिशनरीज थी उनको इंडिया में एंट्री मिल गई। अब वो लीगली अलाउड थी इंडिया में आके धर्म का प्रचार करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म का। तो एक इस 1813 के एक्ट ने इसमें चेंज कर दिया। और तीसरा ये था कि 1 लाख रुपए हर साल इस एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन एजुकेशन के लिए अलग से रखेगी। इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए को ज़रूर रखना होगा। तो इस एक्ट ने एक एक्ट ने ज़रूरी कर दिया। अब इसका मॉडर्न रेलेवेंस क्या है इस एक्ट्स का? जैसे हमने इससे पहले वाले एक्ट पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गवर्नमेंट के ढांचे को चेंज किया। उन्होंने गवर्नमेंट के ढांचे के लिए ग्राउंड वर्क किया, अलग अलग चेंजेस लेकर आए। लेकिन जो ये एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट, इसने क्या किया? सोशल, एजुकेशन और इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज किया। उसने सामाजिक और भारत के लिए जो इसकी भारत की शिक्षा का और इकोनॉमिक सिस्टम को ग्राउंड वर्क किया। हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की शुरुआत थी, यानी कि स्टेट की जिम्मेवारी होगी कि वो लोगों की शिक्षा के लिए देश के लोगों को शिक्षा देने के लिए कुछ अपनी तरफ से योगदान करेगी। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो कि हमारे DPSP आर्टिकल 45 और 21A में भी, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, वो उसमें भी यही मिलता है कि वो स्टेट की हमारा जो 21A ये बोलता है कि हमारा जो एजुकेशन का राइट है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। उसी तरह से जो DPSP है आर्टिकल 45, ये भी एक स्टेट के लिए पॉलिसी गोल है कि उसको अपनी भारत के नागरिकों के लिए अपनी एक अच्छी एजुकेशन का प्रोवाइड करना एक उनकी ड्यूटी है। तो इसने कहीं ना कहीं ये जो एक्ट था ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन को स्टार्ट कर रहा था, स्टेट द्वारा स्पॉन्सर की गई, उनके द्वारा पैसा लगाया गया एजुकेशन। और जो दूसरे नंबर पे क्या था कि इस एक्ट से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसको मार्केट के लिए इंडिया में मार्केट चाहिए थी। तो इससे क्या हो गया, जो मशीन बेस्ड टेक्सटाइल था, मशीन बेस्ड कपड़ा था, वो भारत में आने लग गया। जिससे क्या हुआ, जो भारत के अपने आर्टिस्ट थे, अर्बन जो भारत के शहरों में जाके अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, वो उससे बेरोज़गार हो गए। क्योंकि जब वो मशीनी कपड़ा यहाँ पे आने लग गया भारत में, तो इससे उनके रोज़गार पे असर हुआ। उनको अपना रोज़गार छोड़ के जाना पड़ा और उनको अपने गांव में वापस जाना पड़ा। जिससे क्या हुआ, गांव में अब उनके लिए एक ही काम रह गया कि वो एग्रीकल्चर करे, वो खेती करके अपनी जीविका कमाए। तो इससे उनकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में हो गई, जो कि अभी तक हमारे भारत में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। भारत की अभी भी काफ़ी बहुत जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है। एग्रीकल्चर में कई लोग ऐसे हैं जो कि घुसे हुए हैं, वो उनके लिए इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कारण कहीं ना कहीं ये बैक टू उसी एक्ट के कारण कुछ ना। और उस प्रभाव को कम करने के लिए जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है सरकार का, जो उस डैमेज को ख़त्म करने के लिए लाया गया है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में कम हो और बाकी कामों में ज़्यादा हम और कामों में अपनी रुचि लें। अब ये जो फॉरेन मिशनरी थी जो धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया में आई थी, इनके आने से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, वो हमारे भारत में आकर हमारे भारत के समाज को बदलना चाहती थी, हमारे भारत के समाज में चेंजेस लेके आना चाहती थी। जिससे क्या हुआ, बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उनकी शुरुआत हो गई, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज। इन्होंने क्या कहा कि ये हम अपने धर्म में खुद सुधार कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपने धर्म में खुद कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जो इसमें कमियां हैं, हमें बाहर के धर्म के प्रचारकों की ज़रूरत नहीं है। और इसने क्या किया, जो ये सुधार थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो
कम्युनल आइडेंटिटीज़ थी, क्योंकि जिससे अगर सुधार होने लग जाता है तो धर्म, अलग अलग धर्मों में एक असुरक्षा होने लग जाती है कि मेरे धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे आइडेंटिटी शार्प हो जाती है, एक जो जो हम क्या कहते हैं कम्युनल आइडेंटिटी है उसको शार्पन हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, इस सब ने क्या किया, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनका उनको पता लग गया कि कोई भी कि हमें भारत के संविधान में एक ऐसा प्रोविज़न रखना पड़ेगा जिससे हमारा भारत इकट्ठा रह सके, जहाँ यहाँ अलग अलग धर्म के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कोई भी बाहर का धर्म प्रचारक आकर इसको यहाँ के लोगों को असुरक्षा ना महसूस हो। तो इसीलिए हमारे जो आर्टिकल 25 to 28 है उसको रखा गया, जो कि हमारे रिलीजियस राइट है, जिसमें हम कोई भी इंडिविजुअल अपना धर्म, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको कुछ रिलीजियस स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी समय से प्रेरित होकर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखे। आगे है जो प्राइवेट कमर्शियल मोनोपली थी। एक तो ये बताती है कि जो प्राइवेट मोनोपली है वो इकोनॉमिक, स्टेट और पब्लिक के लार्ज इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले व्यापार कर रही थी, उसकी मोनोपली थी ट्रेड पे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आज का कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी इसी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है कि कोई भी एक सिंगल मोनोपली, कमर्शियल मोनोपली काफ़ी सारे लोग, स्टेट और उसकी पब्लिक के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती। उनका इंटरेस्ट सबसे पहले है किसी प्राइवेट कमर्शियल मोनोपली के सामने। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत ये प्रेरणा उन एक्ट से भी ले रहा है। अब हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट की क्या विशेषता थी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया में, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना कि उसकी सबसे ज़्यादा चरम सीमा थी। वो हम पढ़ते हैं कि ये एक्ट आया क्यों। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे इंडस्ट्रियल क्लास है वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स, वो इंडस्ट्री सेटअप करके एक मार्केट लेकर एक वेल्दी, अपने आप को वेल्दी बना के बहुत पावरफुल हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन कर रही थी भारत में 1833 तक, तो उनको अभी इंडिया को गवर्न करने पे फोकस करना चाहिए। उनको अपने कमर्शियल ऑपरेशन बैन कर देने चाहिए, ख़त्म नहीं, उनका अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनको अभी इंडिया को गवर्न करने पे फोकस करना चाहिए, जो कि हम करेंगे। कमर्शियलीज जो बिजनेस है, कमर्शियल एक्टिविटी सब लोगों के लिए खुली होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को गवर्न करने पे ध्यान करे। तो इसके फीचर्स क्या है, इसने क्या किया, इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रह रही थी चाइना से ट्रेड में और इंडिया में भारत में चाय के व्यापार में, तो उस मोनोपोली को भी ख़त्म कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, यानी उसको सिर्फ प्रशासन पे ध्यान देना है, उसको अभी कोई भी कमर्शियल ऑपरेशन में कुछ नहीं करना। अभी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर करेगी। वो जो उसकी मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया। आगे क्या हुआ, इसने एक दूसरा चीज़ इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर दिया। और इससे क्या हुआ, इस एक्ट ने जो बॉम्बे और मद्रास के लोकल गवर्नर थे उनकी पावर को बिल्कुल ही ले लिया, उनकी पावर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते थे। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, मतलब वो उसका कंट्रोल था। अब उनके पास कोई अपनी पावर नहीं रही, इंडिपेंडेंट पावर। अब उसको सारा काम खुद करना पड़ेगा। जैसे पहले उनके पास थी लॉ मेकिंग पावर, वो कानून बना सकते थे अपने एरिया के लिए, लेकिन अब जो लॉ मेकिंग पावर थी उनकी सारी उनसे ले ली गई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्रिएट किया गया। आगे क्या था, जो ये एक्ट था इसने इंडिया में लॉ का नेचर चेंज कर दिया। इससे पहले क्या होता था, जो ये प्रोविंसेस थे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, जहाँ पे अगर कोई ऑर्डर पास होता था, एक्ट पास होता था, उसको रेगुलेशंस बोलते थे। अब इसको क्या बोलने लगे, इसको एक्ट बोलने लगे। मतलब क्या है एक्ट, मतलब एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ही अथॉरिटी थी लॉ पास करने की।
और इसने एक देश के लिए एक लॉ पास किया, इस्टेब्लिश किया एक रूल का। जैसे पहले अलग अलग था, मद्रास की गवर्नमेंट अपने लिए अलग बनाएगी, बॉम्बे की अलग बनाएगी, बंगाल की अलग बनाएगी, लेकिन अब इसने क्या किया, एक जो ब्रिटिश इंडिया है उसके लिए एक लॉ ही काम करेगा, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी थी लॉ पास करने की। तो जो ये लॉ है पूरी कंट्री पे यूनिफॉर्मली लगेंगे और इनका वेट कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है उसका वेट कैरी करेगी, यानी कि पूरा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इस एक्ट की जो भी पास हो गए आगे इसके आगे उनकी बहुत ज़्यादा महत्वता होगी, इसीलिए इनको एक्ट बोला जाने लगा। अब इसके साथ और क्या हुआ, इसने जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें हमने पढ़ा था अभी 3 मेंबर थे, एक और मेंबर ऐड कर दिया लॉ मेंबर, जिसको हम बोलेंगे लॉ मेंबर। जो सबसे पहले लॉ मेंबर था लॉर्ड मैकले, इसका नाम याद रखना, लॉर्ड मैकले फर्स्ट लॉ मेंबर थे। यही थे कि जिन्होंने हमारा लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन भी हेड किया था। और लॉ कमीशन इनको हेड करके इन्होंने क्या किया था, जो हमारे जो सारे कोड, सारे लॉज थे, सारे कानून एक्ट सब कुछ था, उसको एक कोडिफाई करके उसको ड्राफ्ट किया था IPC 1816 में, इंडियन पैनल कोड, उसकी को ड्राफ्ट यही इन्होंने किया था लॉर्ड मैकले ने। इस जो एक्ट है उससे एक ओपन कंपटीशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई, लाइक फॉर इंडियंस आल्सो, जिसमें इंडियंस को भी मौका दिया जाना था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि वो उस टाइम वो अपने रिलेटिव्स को अपने सगे संबंधियों को इसमें लेकर आना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटर में, वो नहीं चाहते थे कि इसमें इंडियंस आए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके प्रेशर के कारण इस क्लोज को विड्रॉ करना पड़ा। अगर हम इसका रेलेवेंस देखें आज पे, तो इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है इस एक्ट का। जैसे कि इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, यानी कि लॉ की यूनिफॉर्मिटी का स्टैंडर्ड लॉ इस्टेब्लिश किया। जैसे कि हर एक कानून में एक यूनिफॉर्मिटी होगी, सारे देश में एक ही कानून होगा, जिसके कारण कोई भी चाहे वेल्दी इंसान है चाहे गरीब इंसान है, किसी भी टाइप का, उसके लिए एक कानून ही लागू होगा। जो किसी ने अपराध किया उसको एक ही नज़र से देखा जाएगा और उसके लिए एक ही पेनल्टी होगी, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगी। आगे इसने क्या किया, जो इसका क्लॉज था कि कोई भी इंडियन को किसी भी पोस्ट से लेने के लिए रोका नहीं जाएगा, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर के कारण वापस ले लिया था। एक आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हिस्टोरिकल इंसेस्टर बन गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो राइट टू 15 और 16 है कि हम सब बराबर हैं कानून की नज़रों में और हम सबको एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये वही डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसी को ही ट्रेस बैक है कि हाँ हम सभी, किसी भी इंडियन को रोका नहीं जाएगा सर्विसेज में आने के लिए। जैसे कि अब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर है, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, सभी कानून की नज़रों में बराबर है। तो एक और था कि इसने ये सिखाया हमें कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे चल सकता है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि एक सेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे पीक थी, यानी कि इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम था कि प्रोविंसेस थी उनका लॉ मेकिंग पावर भी छीन लिया गया। एक गवर्नर जनरल था जिसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल था पूरे सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं हमने भी एक मीडियम सेंट्रलाइजेशन, हम इतना एक्सट्रीम तो नहीं कहेंगे लेकिन बैलेंस मीडियम सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे पास इसीलिए है सिस्टम में, क्योंकि हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम भी वर्क कर सकता है इंडिया के लिए। तो हमने कहीं ना कहीं कुछ प्रोविज़न्स इसमें से, कुछ प्रैक्टिसेस इसमें से अडॉप्ट की और हमारे सिस्टम में लेकर आए। आगे है चार्टर एक्ट 1853 का। तो ये चार्टर एक्ट 1853 का, तो ये लास्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, जो हम पहले देख रहे थे। उन्होंने 1813 में पास किया, 1833 में और 1853 में, जो कि 20-20 के साल के अंतराल के बाद में पास हो रहे थे। तो ये उसका सीरीज़ का लास्ट एक्ट था। ये आया क्यों ये एक्ट, तो इसके पीछे रीज़न ये था कि कई जो इंडियन एसोसिएशन उस समय डेवलप हो रही थी, उस समय इस्टेब्लिश्ड हो रही थी, उन्होंने लंदन में बैठी सरकार के अपनी पिटीशंस भेजी
क्योंकि वो अब वो उनमें एक जागरूकता आ रही थी अपने सिस्टम को लेकर। वो चाहते थे कि कंपनी का रूल ख़त्म किया जाए भारत में, एक सेपरेटिव लेजिस्लेटर यानी कि एक कानून बनाने वाली बॉडी अलग हो, सरकार चलाने वाली बॉडी अलग हो, वो ये चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि पार्लियामेंट में इंडियंस आए, क्योंकि अब वो अवेयर हो रहे थे अपने राइट्स के लिए, वो जागरूक हो रहे थे, उनमें अब इतनी समझ आ रही थी। कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, वो सब कुछ इसी के कारण ही उनको अब वो अपने एक जागरूकता उनमें बन रही थी, जिसके कारण और साथ में ही 1853 तक आते आते जो पॉलिटिशियन थे, लोग थे ब्रिटेन के, वो भी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के रूल करने से एक अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे कि एक देश को एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी चला रही है। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के रूल को एंड करना चाहते थे। तो इस एक्ट ने क्या किया, इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसने सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव विंग को एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी थी उसको लॉ इन्फोर्स करने वाली बॉडी से अलग कर दिया, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, जो और 6 नए मेंबर उस काउंसिल में डाले, जिसको हम जो लॉ बनाने के लिए बनी थी, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। एक तरह ये मिनी पार्लियामेंट का काम कर रही थी, यानी कि कानून बना रही थी। लॉ इन्फोर्स करने वाले अलग थे और लॉ बनाने वाले अलग थे, तो ये उसका काम कर रही थी। तो ये मिनी पार्लियामेंट जैसे वहाँ पे भी डिबेट होती थी, कुछ विषयों पे क्वेश्चनिंग होती थी सरकार से कि सरकार कैसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रही थी। दूसरा चीज़ इसने क्या किया, इसने जो सिविल सर्विस थी उसको, सिविल सर्विस की अपॉइंटमेंट ये इसने ज़रूरी कर दी कि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होगी। जैसे कि पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स, उनको लेकर वो आगे इसमें लेकर आ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन अब वो किसे होगा, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे होगा, एक मेरिट बनेगी जिसके बेस पे ये तय होगा कि कौन सर्विसेज में आएगा, कौन भारत के प्रशासक को चलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडियंस को एक मौका दे रही थी एग्ज़ाम को, इसको इंडियंस को भी ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए। वो जो पहली कमेटी थी सिविल सर्विस की, मैकले कमेटी, वो 1854 में बन गई। आगे इसने क्या किया, इस एक्ट ने काउंसिल में लोकल वॉइसेस को इंट्रोड्यूस किया, लोकल लोगों की शमूलियत हुई इस काउंसिल में। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो 6 मेंबर नए ऐड किए थे, उनमें से जो 4 थे वो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की लोकल प्रोविंसेस गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए थे, यानी कि लोकल प्रांतों के लोग उसमें लेजिस्लेटिव विंग में जाएंगे और कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो और आगे वाला क्या चेंज था, इसमें ये क्लियरली बताया कि जो कंपनी है वो इंडिया में तब तक शासन कर सकती है, तब तक उसको गवर्न कर सकती है जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट की मर्ज़ी होगी। यानी इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही ब्रिटिश पार्लियामेंट की मर्ज़ी पे खड़ा कर दिया। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी तब तक वो यहाँ पे रह सकते हैं, अदरवाइज़ उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए एक्ट पास किया गया। अगर हम इसका रेलेवेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेपरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि आगे जाके अब मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का रूप ले चुकी है, कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुई। अभी पार्लियामेंट में भी क्या है, हमारे राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, जहाँ पे कानून बनते हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भारत के लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो उसकी कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव अलग से काउंसिल बनी है, तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई है कि भारत के अब कानून अलग लोग बनाएंगे, अलग बॉडी बनाएगी और भारत उन कानूनों को इन्फोर्स अलग बॉडी करेगी। और आगे क्या है, जो यूपीएससी है इसकी इस सिस्टम जो मैकले कमेटी बनी थी उसका डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम ही है। जैसे कि अब क्या हो गया, अभी यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस ये वो होते हैं सभी मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और सरकार चलाने में हेल्पफुल होते हैं। और इसने क्या किया, जो बंगाल और मद्रास प्रोविंसेस के प्रोविजनल मेंबर थे उनको इंक्लूड करके इसने एक फेडरल सिस्टम को ग्राउंड वर्क किया। जैसे हमने पहले 1833 में देखा, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की पीक
पीक फॉर्म थी, लेकिन इसने क्या किया, एक फेडरल सिस्टम के लिए ग्राउंड वर्क लेट कर दिया। यानी कि जो हम आज के समय में हम जिसकी तुलना हम राज्यसभा से कर सकते हैं कि राज्यसभा में भी राज्य के नुमाइंदे उसमें जाते हैं, वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है और लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल है। तो ये उसका ही एक हिस्सा था। तो हमने ये सब पढ़ा कंपनी रूल। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।